मान ले। हाँ, नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे सर्वे का जो हाल ही में सामने आया है, और उस सर्वे का जो डेट टाइम बताया जा रहा है वो फरवरी से मार्च तक का पीरियड इन लोगों ने मुकर्रर किया। पीयू एक संस्था है जिसमें कहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच का ये सर्वे बताया जा रहा है, और सैंपल जो लिया गया है 2464 लोगों से ये सैंपल लिया गया है। नंबर 2 पे राहुल गांधी, तीसरे नंबर पे सोनिया गांधी और फिर अरविंद केजरीवाल। हम आपको बता दें कि 2016-17 के दरमियान ही नोटबंदी और जीएसटी, बावजूद उसके नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ता जा रहा है। उनकी लोकप्रियता का ठिकाना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण में उनकी लोकप्रियता उत्तर से ज्यादा बढ़ती जा रही है। यह सर्वे एक ऐसे वक्त पे आया है जब देश में गुजरात जैसे राज्य में चुनाव चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को शायद हो सकता है इस लोकप्रियता के साथ में जोड़ा जा रहा हो। 2016 में थोड़ी लोकप्रियता में कमी बताई जा रही है, लेकिन 17 में इसमें इजाफा हुआ है। खैर चलिए, अपना पैरामीटर है एजेंसी का, लेकिन फिलहाल इस पे सियासी रंग इस वजह से चढ़ रहा है कि ऐसे मौके पर यह सर्वे बताया जा रहा है जब एक राज्य में चुनाव है। प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि यह मैनेज सर्वे है, और 2464 लोगों से अगर एक सैंपल के रूप में किसी नेता की लोकप्रियता को बताया जाए, इसे किसी भी तरह से सरोकार नहीं किया जा सकता। चलिए हम आपको पूरा मजमून दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ डॉक्टर भाकर, भाजपा नेता इस वक्त साथ में हैं। श्याम शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा जी, कांग्रेस से मीडिया चेयरपर्सन हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा हमारा मजमून देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीएम मोदी के संबोधन का अंदाज आज भी लोगों को लुभाता है, और उनकी लोकप्रियता इसी बात से है, ये साबित होती है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले एक सर्वे जारी किया है, जिसके अनुसार भारतीय राजनीति में मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। मोदी अपने फैसलों की आलोचनाएं भी झेलते रहे हैं। इस सर्वेक्षण में 88% लोगों ने मोदी को सबसे लोकप्रिय हस्ती माना है। इस सूची में हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 58% के साथ दूसरे स्थान पर काबिज होने में सफल रहे हैं। विपक्ष लगातार नोटबंदी और जीएसटी को चुनावी मुद्दा बनाए हुए है, लेकिन नोटबंदी के बाद हुए यूपी चुनाव में यह साबित हो गया था कि नोटबंदी का मोदी की लोकप्रियता को लेकर कुछ भी नकारात्मक असर नहीं हुआ। प्यू रिसर्च सेंटर का भी मानना है कि नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद भी मोदी पर लोगों का विश्वास कायम है, और लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संतुष्ट हैं। अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं आज खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण राज्यों में भी मोदी सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती बने हुए हैं। हालांकि पूर्वी भारत के राज्यों में जरूर पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। गुजरात चुनाव से पहले ये सर्वे आया है। जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है। बीजेपी इस सर्वे को भी भुनाएगी, ये बात तो साफ है। लेकिन देखना यह होगा कि गुजरात चुनाव, जो कि सीधे सीधे पीएम की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, उनका परिणाम बीजेपी के कितना पक्ष में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, सर्वे में यह भी माना गया है कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या मुल्क के सामने बनी हुई है, लेकिन इस समस्या का हल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, यह विश्वास जताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का यह ग्राफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो सर्वे का दावा है वो गुजरात चुनाव के ठीक पहले आना भाजपा के लिए सकारात्मक पैगाम कहा जा सकता है। श्याम शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सर्वे के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, आपने बताया कि 125 करोड़ लोगों का देश है। आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो 2000 लोगों तक पहुंच रहे हैं। 2000 लोगों से सर्वे करके कि आप किसी राजनीतिक व्यक्ति का भविष्य तय कर दें, मेरे तो समझ में से बाहर है। क्योंकि कोई भी सर्वे ये नहीं तय कर देता कि
कौन व्यक्ति किस तरह का है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष का भविष्य यदि छोटे से सर्वे पे अगर अपन कह करके और ये कह दें कि किसी की प्रसिद्धि बढ़ रही है, किसी की घट रही है। अब सर्वे में ये भी कह रहे हैं कि दक्षिणी राज्यों में तो मोदी की स्थिति बढ़ रही है, सबसे लोकप्रिय नेता, और पूर्वी राज्यों में कमी हो रही है, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत की स्थिति में पहले बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ी थी। अब दक्षिण में, क्योंकि ये बात सही है कि पहले बीजेपी का कुछ अस्तित्व था ही नहीं दक्षिण में, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में विभिन्न जगह पर जाकर के स्थापित होते हैं, तो उसमें तो दो राय नहीं कि कोई प्रधानमंत्री किसी दल का जाता है तो उस दल को निश्चित रूप से वेटेज तो मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब केवल प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का भविष्य इस सर्वे के आधार पर तय कर देना मेरे तो समझ से बाहर होता है, क्योंकि किन लोगों से पूछा गया, किस तरह के लोग थे, किस तरह का क्या है भविष्य नहीं, तो एक लोकप्रियता का। अब लोग प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर 2000 लोगों के सर्वे के आधार पर तय हो जाए, मैं कहता हूँ 125 करोड़ अगर आपके दो लोग हैं, कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों तक पहुंचते, तो उसका सर्वे अगर अपन चर्चा करते तो निश्चित रूप से बीजेपी ये तो निश्चित रूप से कहेगी कि देखिए कोई भी सर्वे जब किसी के पक्ष में आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता। पिछले दिनों आपने देखा कि एग्जिट पोल का जब सर्वे आया था बीजेपी के पक्ष में था तो उनको अच्छा लगा था, और जब खिलाफ गया तो कहने नहीं हम इसके रूप जा नहीं सकते क्योंकि हकीकत कुछ और है। तो ये सारी चीजें सर्वे जब गुजरात चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं अब, क्योंकि अब नॉमिनेशन शुरू हो गया है पहला, तो ऐसी स्थिति में गुजरात में मोदी का अगर लोकप्रियता में कमी आती है या लोकप्रियता में उनको ये कहना पड़ता है कि मैं गुजरात का लाल हूं और मेरा भविष्य गुजरात के लोगों पर निर्भर है, तो ये सारी चीजें अब लोकप्रियता बढ़ रही, तो ये सब चीजें कहने की मुझे नहीं लगता है कि वो आपको संदेह लग रहा है कि आप इस सर्वे पे संदेह कर रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता पे संदेह कर रहे हैं। देखिएगा कि कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसके अंदर जो शुरुआत में तो उसको खूब पूछा जाता है, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कुछ कमियां भी उसको उजागर होती है जी। और वो तो आपका मानना है कि कम से कम वो लोकप्रियता तो स्टैंड नहीं करती है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी सामने आता है, तो ऐसे में आप इन आंकड़ों से कहीं पे भी सहमति नहीं जताते, ये कहना चाह रहे हैं? देखिएगा कि बहुत सारे वादे आपने किए, सरकार के आपके 3.5 साल करीब पूरे होने आए, अब वादे कितने पूरे कर पाए ये, क्योंकि अब आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। अब आप केवल बोलने से भाषणबाजी से तो काम चलना नहीं। अब गुजरात में बुलेट ट्रेन, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। अर्चना जी हमारे साथ में। अर्चना जी, ये क्या कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं इस सर्वे के ऐसे वक्त पे आने पर? देखिए योगेंद्र जी, इस पर तो मैं कोई स्पष्ट राय नहीं रख सकती, क्योंकि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसीज हैं जो सर्वे करती हैं, और सर्वे का जैसे कि अभी शर्मा साहब भी कह रहे थे कि रैंडम सर्वे कुछ पर्टिकुलर सैंपल को लेकर के चंद लोगों की संख्या के आधार पर किया गया, और ये पॉपुलैरिटी सर्वे है। ये पॉपुलैरिटी तो उस व्यक्ति की निश्चित रूप से होगी जो देश का प्रधानमंत्री हो, जो सोशल मीडिया पे अत्यधिक एक्टिव हो, और जिन लोगों ने जो आप साउथ में कह रहे हैं वहाँ पोलराइजेशन की नीति पर भी काम शुरू कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में पॉपुलैरिटी का मापदंड 2001 के बीच में से अगर आता है, तो मैं समझती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो है, जितनी रेटिंग एजेंसीज या अन्य एजेंसीज हैं, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो या WHO की रिपोर्ट्स हो, उन सबका भी खंडन करती आई है अभी तक। और अभी एक रिसेंटली एक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, शायद US के डिप्लोमेट थे या जर्मनी के थे, उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, तो उसको सिरे से खंडन किया गया केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। तो ये इस बात का गवाह है कि सर्वे को कितनी स्वीकार्यता नहीं स्वीकार्यता डिपेंड करता है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को कहाँ और कैसे आंकते हैं। हालांकि प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी मानते हैं वैश्विक पटल पर, लेकिन जो सरकार उसी देश की एक डिप्लोमेट की जो स्वच्छ भारत अभियान के सर्वे को खामियां बता करके और इसको सुपरफिशियल करार दिया था, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म दिया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे सर्वेस को हम बहुत ज्यादा आधार नहीं मान सकते, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब आप शासन में आए थे आप चरम पर थे आपकी पॉपुलैरिटी, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी नीतियों का अनुगमन किया जो देश को कष्ट पहुंचा रही थी, लेकिन फिर भी जनता ने आप पर विश्वास किया, डिमोनेटाइजेशन ले ले, GST ले ले। लेकिन जब आप रोल बैक करते हैं अपनी पॉलिसीज पर, तब उस जनता को संदेह होना शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जिन पर विश्वास किया वो खुद ही अक्षम थे या नाकाबिल थे, या जिन्होंने बिना सोचे समझे देश पर ऐसे कानून या ऐसे नियम थोप दिए जिससे आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि एक निष्पक्ष सर्वे हो
तो आप ये महसूस करेंगे 30% वोट लेकर के सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक का जो इंक्रीमेंट है उसमें कितना प्रतिशत बढ़ता है गुजरात के इलेक्शन से भी पता चलेगा। और राजनीतिक पार्टियों का देखिए जो मेन जो एम्फेसिस होता है वो इलेक्शन को ही टारगेट करके वो मान करके चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है योगेंद्र जी की वैश्विक परिदृश्य पर जो परिस्थितियां बनती है उसका रिफ्लेक्शन देशों में भी आता है। आज भारत में विशेषकर दक्षिणपंथी पार्टियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब यूएस की एजेंसी लगती है मुझे जिसने सर्वे किया है, जहां तक मुझे जानकारी, यूनाइटेड स्टेट्स में और भारत में लगभग वही सोच और वही विचारधारा राज कर रही है जो दोनों देशों में समतुल्य है। तो ऐसे में वहां जिस सोच का वर्चस्व है उसी सोच का वर्चस्व यहाँ पर है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चूंकि एक ही सोच के लोग निर्णय लेने की स्थिति में बैठे हुए हैं, एक ही सोच के लोग हर स्थान पर अपना वजूद कायम किए हैं, तो कई बार ये भी इन चीजों से प्रभावित होता है। चलिए भाकर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए तो एक बड़ी खुशी की खबर है कि नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये श्याम शर्मा साहब ने भी उठाया कि नरेंद्र मोदी जी 2013 के दरमियान जब गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी तब उन्हें फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा रहा था, तो उस समय काफी वो एक तरह से कहें कि पार्टी के अंदरूनी खानों में काफी विरोध रहा। कुछ दिन बाद ही उन्हें चीफ कैंपेनर के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, जिसका सभी प्रदेशों में जमकर आतिशबाजी के साथ स्वागत भी किया जाता है। मुझे लगता है कि उसके बाद जो ग्राफ बढ़ता जा रहा था, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बढ़ रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कुछ डिसीजंस रहे हैं जिसका विरोध काफी जगह हुआ भी है, सामना भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कैसे गले उतर सकता है ये सर्वे? जो एक आम आदमी है उनकी जो चर्चा है कि समझ से बाहर है सर्वे। देखिए, एक बात तो तय है कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता इस समय सर्वोच्च स्तर पे और अभी तक की सबसे अच्छी रही है। और प्रधानमंत्री जी के जो भी निर्णय लिए उन्होंने, देखिए, जो लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से एसटीपी होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से जो जीएसटी और जो नोटबंदी के निर्णय, ये शायद बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए थे। जैसे वैट का निर्णय, और ये सीक्वेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले प्लान्स होते हैं। अगर वैट के साथ ही उस समय नोटबंदी 2005 में कर दी होती तो शायद आज हमें इतनी तकलीफ नहीं होनी पड़ती। लेकिन उस हिसाब से लोगों को इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है, एक मजबूत इरादों की जरूरत होती है, जो उस समय की सरकार में नहीं होती। जो इस समय के प्रधानमंत्री में थी और सरकार की थी, उन्होंने निर्णय लिया। वो जानते थे कि इनिशियली जब भी होता है, जब भी आप अर्थव्यवस्था के अंदर एक कोई नए निर्णय लेते हैं तो इनिशियल सेटबैक रहता है, थोड़े समय के लिए ग्रोथ रुक जाती है। उस बात की संभावना प्रकट की गई थी। लेकिन देखिए, एक एजेंसी की बात मत करें, हालांकि आंकड़ों पे नहीं जाते, हम एक उस पे नहीं जाते, लेकिन आप देखिए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन एडीबी हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, मूडीज हो, मैकिन्से की रिपोर्ट हो, सबने इस बात को माना और सराहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत ने अभी पहचान बनाई है, जो पहले कभी नहीं थी। और इसके लिए आज के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए कई निर्णय ऐसे जो आने वाले समय में देश को बहुत आगे ले जाएंगे। और आप देखिए कि उन्होंने इस समय सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इस देश को करा दिया। कारण है जो निर्णय लिए गए। इसके अलावा जो बात आ रही है कि अभी ग्रोथ जो ग्रेट रेट है 8 से 5.7 आई है, हम मान रहे हैं, पर इस बात के लिए हमें पहले से अंदेशा था, इस बात के संकेत मिल रहे थे, पर यही ग्रोथ रेट का यह भी बताया गया आने वाले समय में ये 8 से भी ज्यादा जाएगी। इसके साथ जहां तक बात आती है महंगाई सूचक अंक जो होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन की जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 5.5, 5.6 या 4.8 पहुंचेगा, वो आज की तारीख में आप ध्यान दीजिए कि 3.2 और 3.3 पे रुका हुआ है। कारण है कि जो सरकार की नीतियां इतनी ज्यादा है जिससे आम व्यक्ति को, कहीं आपने महंगाई की बात नहीं सुनी होगी कि महंगाई आदमी की या डेली नीड की वस्तुएं आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में, यानी कि जो अभी जो स्टेप्स लिए गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, उनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। और इस बात को देश के लोग ही मान रहे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी लोग मान रहे हैं। जहां तक सैंपल साइज, सैंपल सर्वे की बात हो रही है, देखिए चावल का एक दाना ही काफी होता है बताने के लिए कि चावल किस स्थिति में, तो वही बात होती है। सैंपल साइज अगर 2000, 2500 भी हो रहा है तो एक मूड और एक इंडिकेशन होता है इस बात के लिए कि क्या बाकी की जनता सोचती है। और देखिए, जहां तक गुजरात का सवाल है, हम तो पहले भी आश्वस्त थे, आज भी है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल तो अभी शुरुआत हो चुकी है, वहां पे आने वाले समय में गुजरात में भी आपको भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिखेगी हमें। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कई आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे माननीय राहुल जी जो इनके अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, तो हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि सशक्त विपक्ष की कल्पना तो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। अब कांग्रेस मुक्त भारत अगर अपने आप ही हो रहा है, इसको हम तो रोक नहीं सकते, पर कई मंचों पे, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, या कई आपने देखा है कि जो अमेरिका जाकर के राहुल जी बोलते हैं,
तो उस बात की सराहना मीडिया देता है, उस बात को हम भी देखते हैं कि चलिए देश सही, कम से कम वो आगे आ तो रहे, बढ़ तो रहे। तो जिस बात को मीडिया इतनी ज्यादा बात कह रहा है, तो मुझे लगता है कि उस बात को स्वीकार करने में आदमी को थोड़ा बड़ा मन रखना चाहिए। जी, आप राहुल गांधी की लोकप्रियता 58% जो बताई जा रही है, ये सैंपल साइज जो इसमें, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत की भी, आप बड़प्पन भी दिखा रहे हैं कि प्रतिपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए, चलिए विदेश की धरती से ही कम से कम अंकुरित हो रहा है। मैं एक छोटा सा जानकारी आपसे चाहूंगा कि सितंबर में एक कोई ऐसे ही सर्वे लोकल किसी स्तर पे आया था, उसको बीजेपी ने बड़ा ही खारिज किया था कि नहीं, बिल्कुल ये कोई पैरामीटर नहीं है और इस तरह के सर्वे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि राजनीतिक दल अपने अनुकूल अगर सर्वे होता है तो वाहवाही होती है, अदरवाइज ये कहा जाता है कि फेक है और इतने कम लोगों में कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जो फेक है तो फेक है, जो रियल है तो रियल है। जब हमें पता चल जाता है, जब हमारी खुद की भी इंटरनल एजेंसी जो हमारा सर्वे होता है, पार्टी का आंशिक सर्वे होता है, उसमें हमें इस बात का संकेत मिल जाता है कि इस समय की लोकप्रियता की स्थिति कितनी है, तो उसी बेसिस पे हम बता देते हैं कि इसकी संभावना फेक होने की कितनी है और इसकी रियल होने की कहां तक संभावना। जहां तक राहुल जी की बात करें तो हम तो मानते हैं, हम तो कांग्रेस भारत की तरफ काम कर रहे हैं, पर अगर उनकी लोकप्रियता के बारे में अगर मीडिया रिपोर्ट करता है तो उसे हम संज्ञान में लेते हैं, और इसमें बुराई कोई बात नहीं है। नहीं, मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये तो किसी एजेंसी की रिपोर्ट है जो मीडिया में प्रकाशित हुई, हम उसका हवाला दे रहे हैं। देखिए, कई एजेंसीज, कई रिपोर्ट्स, कई मीडिया हाउसेस और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसीज इस बात पे काम करती हैं, तो हमें जो उचित लगता है उससे हम उचित मान लेते हैं, जो अनुचित लगता है उससे अनुचित मान लेते हैं। अनुकूल की बात नहीं है, उचित और अनुचित की बात है। श्याम जी, कुछ इसका असर पड़ेगा गुजरात चुनाव पे? क्योंकि यहां जो वजह है, देखिए लोकप्रियता कभी भी इसके सर्वे सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पे आया है, और जो टाइम पीरियड बताया गया था फरवरी 21 से 10 मार्च के बीच इसी वर्ष, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट बहुत लंबे समय बाद में जारी की गई है, गुजरात चुनाव से ठीक पहले। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट रहेगा? दिखेगा, क्योंकि सर्वे यूएस की एजेंसी ने किया है। अब उस सर्वे को रोका क्यों गया? और आज जब स्थितियां, जब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की स्थिति में कुछ मुद्दों पर देश में मुद्दा छिड़ा हुआ है, मुद्दे पे ज्वलंत रूप से आक्रामक रूप से बहस हो रही है सारी बातों को लेकर के, कुछ तो अच्छाई दिखाई जा रही है, कुछ बुराई दिखाई जा रही है। तो जीएसटी और आपका नोटबंदी वाला मामला, दो मुद्दे बहुत बड़े पैमाने पर देश में चर्चा का विषय बने पूरे। अब चर्चा के विषय के रूप में तो ये बताइए, रियल एस्टेट का व्यापार किस प्रकार से गिरा और किस प्रकार की स्थितियां सामने आई, और जो लघु उद्योग थे, जो जिसका उत्पादन आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा, घटने लगा, जो परिस्थितियों में लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी तो उसमें किस प्रकार से लोगों ने आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर। तो ये सब चीजों को लेकर के जब लगने लगा कि अब, क्योंकि अब गुजरात तो वो चीज है जहां मोदी ने अपनी राजनीति का जोहर दिखाया कि हाँ, वहां से उनको राजनीतिक बड़प्पन मिला और उनको जोहर तो थोड़ा सा अलग है आजकल, इन दिनों जोहर बहुत चर्चाओं में। आप मोदी जी का जोहर मत करवाइए। नहीं, आप वहां पे उन्होंने जो आपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को शुरुआत की और वहां से पूरे देश में छाने का प्रयास किया, जहां चुनाव 22 साल बाद उनकी क्योंकि परीक्षण होगा इस बार। अब वो प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात में पहचाने जा रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाते थे, वो कहते थे मैं ये करवा दूंगा, ये करूंगा। अब ये नहीं कह पा रहे कि मैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात के प्रधानमंत्री पर गुजरात सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीच में भी आप देखिएगा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से उन्हीं की भाषा में उन्हीं जवाब दे रहे थे, भाषा का उपयोग करके। नहीं, मेरा तो सिंपल सा सवाल है कि क्या इसका कोई रिफ्लेक्शन, इम्पैक्ट गुजरात इलेक्शन पे देखा जाएगा? प्रधानमंत्री या बीजेपी से टूल के रूप में यूज कर रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ किस मायने है आज? देखिए योगेंद्र जी, अगर प्रधानमंत्री का ग्राफ सर्वे के आधार पर तय करती है पार्टी, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा उनको कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री और साथ साथ राहुल गांधी का भी उन्होंने जो उनको दिया है 78%, उनको दिया 58%। तो दोनों को बराबर के स्तर पे लाके खड़ा। नरेंद्र मोदी की तो 78% 13 में था, अभी तो 92% बन गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग है, वो अलग अलग जगह हाँ, अलग अलग जी। अभी क्योंकि सर्वे जिस प्रकार से हो रहा है, आप 100% करो ना, क्यों कम करते हो? ये भी हो सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि आप 2000 लोगों के बीच में कुछ भी नहीं तय कर सकते, क्योंकि 125 करोड़ देशवासी है, तो आप इसको क्या आपको इसको तो लगता भी नहीं 0.1% भी नहीं, वो भी नहीं है ना। तो इसलिए अर्चना जी, वैसे
मैं जानना चाहता हूं, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, इस तरह के सर्वे कुछ मायने रखते हैं या कुछ एक आम मतदाता जो है उस पर किसी तरह की कोई छाप या उसे मोटिवेट या फिर डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश की जाए तो क्या उसका असर हो सकता है इससे? देखिए योगेन जी, ये तो सभी जानते हैं कि गुजरात की इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और इस समय जिस प्रकार का अनरेस्ट वहाँ हुआ, चाहे पाटीदार आंदोलन हो, जो फ्लॉगिंग हुई दलित्स की, और वो 3-4 ऐसे ग्रुप्स हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जो तार ठोके हुए वहाँ पर, और कुछ कमिटमेंट्स उनके साथ हैं जिस पर शायद भाजपा सरकार कोई उनके साथ समझौता करने की स्थिति में नहीं है। लोकप्रियता में कमी आई है, और आपको ध्यान होगा कि जब अमित भाई शाह वहाँ गए थे इलेक्शन से काफी समय पहले, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम 150 सीट जीतेंगे, लेकिन अंदर खाते अभी एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हमें 92 के टारगेट को पूरा करना है। तो ये इस चीज का खुद गवाह है कि उनकी लोकप्रियता में वहाँ कमी आई। और ऐसी अवस्था में जब बहुत सारे मुद्दे, ज्वलन मुद्दे, जैसे कि आप करें जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, लॉन्ग टर्म में हमें गेन्स है, शॉर्ट टर्म में पेन्स है, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि एक वर्ष बीतने के बाद भी ना तो हमारी जीडीपी नॉर्मल हो पाए, ना पीपीपी जो 3rd पोजीशन वर्ल्ड में थी वो गिर करके नीचे आ गई। हम आर्टिफिशियल बेसिस पे अपनी जीडीपी ग्रोथ दिखाते हैं, इन्फ्लेशन को कम दिखा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं महंगाई बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग घट गई, एसएमई पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जीएसटी की स्थिति ऐसी हो कि बार बार रोल बैक सरकार को करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थितियां इस बात की गवाह है कि आपकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगे, लोगों में अविश्वास पड़ा। ऐसी अवस्था में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि पहले आ चुकी थी, और उसकी टाइमिंग इस प्रकार से सेट की गई कि एक संचार किया जाए संदेश के माध्यम से कि देखिए हमारी तो लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, और पूरे भारत का सर्वे इस बात का गवाह है। तो ये चीजें, इस चीज का देखिए निहितार्थ तो निकलता ही निकलता है कि राजनीतिक उद्देश्य भी इसमें साधने का काम किया जा रहा है। अब इलेक्शन जो मैनेजमेंट का तरीका हो गया आजकल, और विशेषकर जब से ये लोग इस 2014 के चुनाव में आए, तो मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है ये कि इसके माध्यम से एक संदेश दिया जा सके। और आप देख भी रहे हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कोई विशेष उपलब्धि इनकी नहीं है, एक दक्षिणपंथी सोच के प्रति लगाव पूरे विश्व में इस समय है, और प्रोटेक्शनिज्म आया है, एंटी ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ऐसे दौर में बहुत सारे मुद्दे, चाहे जनता के प्रति बहुत ज्यादा सरकार की हार्शनेस रही हो, तब भी जनता में एक प्रोटेक्शनिज्म की भावना सब जगह व्याप्त है, उसका फायदा ऐसी पार्टीज उठाती हैं। तो ऐसे में सर्वे का बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्रों में और कुछ प्रभाव डालने में इनका फायदा कर सकता है, उस अवस्था में जब गुजरात में प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई हो, क्योंकि गुजरात इनके लिए एक सेफ हेवन की तरह माना जाता है, जिसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते थे। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी वहाँ पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी सक्रियता वहाँ दिखा रही है, तो बहुत सारे खुलासे हुए जिस बात की गवाही कि गुजरात बहुत सारे मापदंडों पर बहुत ज्यादा पीछे है। तो उन सबके प्रश्नों के उत्तर इनके पास नहीं, और हमेशा वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कभी पूर्ववर्ती शासन की जो बातें उनकी दुहाई देख करके और अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। उन सब चलिए अर्चना जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। भाकर साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि 2013 तक गुजरात मॉडल की बात की जाती थी, और 14 का जो आम चुनाव था वो गुजरात मॉडल के नाम पे लड़ा गया था, और इसमें कोई संदेह नहीं, नरेंद्र मोदी ने जब नैनो के कारखाने को वेस्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करवाया था वाया एसएमएस, तो मुझे लगता है कि उस वक्त उनकी छवि काफी एक वो लोकप्रियता गेन कर पाई थी। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि राजस्थान में भी जब एनआरआई सम्मेलन हुआ था, नरेंद्र मोदी आए थे, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आपकी क्लोनिंग नहीं हो सकती क्या, मतलब एक उनकी लोकप्रियता थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुजरात मॉडल को जम के बुनाया गया था, हर व्यक्ति को गुजरात मॉडल का इंतजार भी था। आज गुजरात के चुनाव है, प्रतिपक्ष का तो यही कहना है कि एक सर्वे को आधार बनाना पड़ा। श्याम शर्मा जी को भी संदेह है कि सर्वे जब हुआ था तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में जारी कर सकते थे, नवंबर का वक्त ही क्यों चुना है, ऐसे मौके का क्यों इंतजार किया जा रहा था। और जब गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी की देन थी, उसकी एक पहचान गुजरात यानी नरेंद्र मोदी यानी गुजरात मॉडल, जब ये था तो सारी चीजों की आवश्यकता क्या थी। नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा था, इन सर्वे की आड़ में अब ये क्या बीजेपी गुजरात चुनाव जीतना चाहते हैं, संदेह के दायरे में आ रहा है। कितना लंबा पीरियड क्यों इसे रोका गया? देखिए योगेंद्र जी, गुजरात में तो जैसे राइटिंग ऑन द वॉल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां हमारी सरकार बनने वाली है। जहां तक आप बात करें बाकी डेवलपमेंट की, तो ईओडी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने 30 पायदान की छलांग लगाई है। तो वो तभी हो सकती है जब अगर नीचे के निर्णय लिए गए होंगे, चाहे प्रशासनिक स्तर पे चाहे बाकी स्तर पे, तो बहुत ज्यादा आगे होंगे। तो बाकी की जो आप बात करें कि गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल सर्टेनली अमेठी रायबरेली मॉडल से तो बहुत बेहतर होगा। नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा सर, उससे आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मॉडल की बात देखिए, रायबरेली, अमेठी, एक महत्वपूर्ण बात है इस सर्वे के रिलेटेड ही है। आप कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग 30 छलांग लगाई है, 30 पायदान,
लेकिन आप ही के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई उसके जो चेयरमैन है विवेक देबरॉय, उन्होंने स्पष्ट रूप से सवाल उठाया भी उसमें कि साहब इस सर्वे को मत आधार बनाइए, मुंबई और दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां के म्यूनिसिपैलिटीज के ईज ऑफ डूइंग फंक्शनिंग के कारण है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इनिशिएटिव है। यदि छोटे कस्बों और शहरों में जाकर देखें तो आज भी परिस्थितियां वैसी की, यूनिवर्सलाइज नहीं हो सकता है सारा मामला। तो ऐसी अवस्था में जब आप ही की सरकार का वो अभिन्न अंग जो प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक एडवाइस देना, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, तो प्यू रिसर्च एजेंसी के जो सर्वे उस पर तो सतही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये सब बातें जो है ना योगेन जी, आम जनता को नहीं लुभाती। आम जनता को चाहिए रोजगार, आम जनता को चाहिए। चलिए समय कम है, समय दीपक जी आप रेगुलर करिए। जहां तक इस ईओडीबी की जो बात हो रही है, देखिए विवेक, ये आप कल्पना ये सिर्फ बीजेपी के शासन में ही कर सकते हैं कि जो वहां के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या सरकार का कोई भी बड़ा व्यक्ति है वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। हाँ नहीं, देखिए जो भी बात है। और जहां तक इसकी बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की, जो कि इस समय के चुना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से पूछना चाहिए उन्होंने ये समय के चुना। हम तो आपको आज भी आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देयर इज अ राइटिंग ऑन द वॉल इन गुजरात, हमारी वहां सरकार बनेगी। और जहां तक आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहां पे एक फर्क आना एक लाजिमी है और वो दिख रहा है हमें, और हम इस बात को मान रहे हैं। हम ये थोड़ा कह रहे कि 2/3 बहुमत की बात है। आप एवरेस्ट पे जाते हो तो एवरेस्ट पे मकान बना के तो रहते नहीं हो, आपको 2-4 बार नीचे आना पड़ता है। पर खूबसूरती इस बात की होती है कि आपने एवरेस्ट की तरफ चढ़े और आपने वो मुकाम हासिल किया। तो आज इस पार्टी ने, सरकार ने वो मुकाम हासिल किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे खाते में। हाँ हो सकता है 2/3 बहुमत से 2-4-5 नीचे होंगे, पर पूर्ण बहुमत तो हमें फिर भी मिलेगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगली सरकार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ये राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दीपक जी सब जगह इस बात की मांग है। दीपक जी विश्वास डगमगा रहा है आपका, 2/3 बहुमत को लेकर के आप कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी साहब का जलवा इस वक्त तो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहने में क्या है? जैसे देखिए मैंने कहा ना, एक बहुत लंबा समय हो जाता, 22-23 साल का एक बहुत लंबा समय हो जाता। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है उसमें, ये मान रहे हैं? फैक्टर की बात नहीं है जी। बात ये आ रही कि इतने लंबे समय के अंदर स्वाभाविक रूप से आप भी जानते हैं कुछ विरोध, कुछ चीजें होता है, कुछ होता है, जिस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। पर बात ये सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, मैं आपको खूबसूरती इस बात की है कि हम गुजरात के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये एक बड़ा परिदृश्य में आप देखेंगे, बड़ा कैनवास में देखेंगे, तो हमारी वहां सरकार। चले मैं माफी चाहूंगा। बात सही है कि ये जो सर्वे है इसका राजनीतिक मायने और राजनीतिक चर्चा का कारण गुजरात चुनावी हो सकता है। दीपक भाकर साहब भी जो कह रहे हैं और लबुलवाब भी यही है। क्या वास्तव में बीजेपी ने इस सर्वे को मैनेज किया है या फिर जो एजेंसी है यूएस से जुड़ी हुई है, क्या उसको इंतजार था कि ये वक्त चुना जाना चाहिए? विश्लेषकों का यह मानना था कि जब सर्वे हो जाता है तो इतने लंबे वक्त तक क्या किया जाता है, परिस्थितियां बहुत सारी बदलती हैं, तो सर्वे पे भी सवाल उठना लाजमी होते हैं। खैर गुजरात चुनाव के इर्द गिर्द इन चीजों को आजकल देखा जा रहा है, क्या इसका असर होगा क्या नहीं होगा ये तो 18 दिसंबर का वक्त बताएगा, क्योंकि हम लोग गुजरात से अभी कोसों दूर बैठे हुए हैं, वहां क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या स्थितियां चल रही है, कहना बहुत जल्दबाजी होगा। खैर चलिए, फिलहाल हर एंगल को, हर मेड को गुजरात तक ही ले जाया जा रहा है। और फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि सर्वे पीयू जो एजेंसी है उसने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के लिए कहा है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।